नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपके बीच में लेके आए हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 के कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस जो मैक्सिमम केसेस में हमारे शॉर्ट टर्म टाइप क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाफ नंबर के क्वेश्चंस में या 1 नंबर के क्वेश्चंस में, और वो सारे क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मोस्टली आपके कौन से आते हैं? न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। तो हम आज उन टॉप 20 क्वेश्चंस जो हम मान सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, उनको आज हम सोल्व करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, there are n number of electric dipoles situated inside a closed surface, the value of net electric flux leaving from the closed surface will be। चलिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं क्लोज सरफेस है, कोई भी हो सकती है, तो हम एक स्फीयर मान लेते हैं। उसके अंदर n नंबर ऑफ डाइपोल्स पड़े। हमें पता है कि डाइपोल कब बनता है? जब हमारी किसकी पेयरिंग हो, एक प्लस क्यू चार्ज की और एक माइनस क्यू चार्ज की, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो? 2 है। ऐसे n नंबर ऑफ डाइपोल्स इस क्लोज सरफेस के अंदर रखे हुए हैं। तो हम ऐसे डाइपोल्स रख लेते हैं अंदर। अब हमें किसकी वैल्यू पूछी है? देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स सिचुएटेड इनसाइड अ क्लोज सरफेस, द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हमें पता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है Q इनक्लोज्ड। अब अगर यहाँ पे मैं पूरे चार्ज की बात करूं, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पे पूरे चार्ज की बात करूं, Q इनक्लोज मतलब सरफेस के अंदर वाला नेट चार्ज, तो यहाँ नेट चार्ज कितना होना चाहिए? अब हमको क्या रख रखा है हमने? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, मतलब कितने भी डाइपोल्स हो पर उस पे नेट चार्ज कितना होगा? अगर एक प्लस है तो एक माइनस है, तो नेट चार्ज हमेशा कितना होगा? आपका 0 होगा। कितना होगा? 0। क्योंकि डाइपोल है तो जितने पॉजिटिव होंगे उतने क्या होंगे? नेगेटिव। तो हमारा अगर Q इंक्लूज ही 0 है तो हमारे फाई नेट की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कितनी आ जाएगी हमारे पास? 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। अब हमें पता है कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें इसकी एसआई यूनिट निकालनी है, तो हम Q की और एप्सिलॉन नॉट की एसआई यूनिट इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास किसकी आ जाएगी? फाई की। चलिए सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट की निकाल देते हैं। तो हमें कूलम्ब्स फोर्स का फॉर्मूला पता है, F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल दूं तो K होता है हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चलिए, फोर्स की यूनिट होती है हमारे पास न्यूटन। 4 पाई हमारे कांस्टेंट है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालनी है तो इसको यहीं रहने देंगे। R स्क्वायर की होती है हमारे पास मीटर स्क्वायर, और चार्ज की होती है हमारी कूलम। तो कूलम इनटू कूलम, क्योंकि दो चार्ज है तो चार्ज जब मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी यूनिट्स भी क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपन में R स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास n R स्क्वायर उधर भेज देंगे, अपॉन में C स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गई हमारे पास 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की यूनिट। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो जाएगी अपने पास C स्क्वायर अपॉन में न्यूटन R स्क्वायर। अगर इस यूनिट को मैं यहाँ पुट कर दूं तो मेरे पास फाई की यूनिट भी आ जाएगी। तो फाई बराबर होता है Q की यूनिट होती है हमारे पास कूलम। एप्सिलॉन नॉट की हम निकाल चुके हैं, C स्क्वायर अपॉन में न्यूटन R स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर। तो ये हो गई मीटर स्क्वायर। अब ये पूरा ऊपर चला जाएगा तो फाई बराबर हो जाएगा कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। एक कूलम से एक कूलम कट जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम, जिसे हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो गया सही। नेक्स्ट है द एसआई यूनिट वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। चलिए, तो एप्सिलॉन नॉट की फ्री स्पेस में वैल्यू होती है हमारे पास 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और इसकी एसआई यूनिट हम निकाल चुके हैं। ये होती है हमारे पास कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन अ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर ड्रॉन विद अ पॉइंट चार्ज एज द सेंटर इज 5। चलिए, एक गॉसियन सरफेस है स्फेरिकल, तो हम सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस बना देते हैं स्फेरिकल। ये हमारी एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हो गई, उसकी रेडियस है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। ड्रॉन विद अ पॉइंट चार्ज एज द सेंटर इज 5। इसकी वजह से जो फ्लक्स निकल रहा है उसकी वैल्यू है हमारे पास 5। चलिए, इफ द रेडियस ऑफ दिस सरफेस इज ट्रिपल। चलिए, जब 15 सेंटीमीटर थी इसकी रेडियस तब हमारे पास फ्लक्स कितना आया था? 5। जब इसकी रेडियस 3 गुना कर दी जाए,
3 टाइम्स। मान लीजिए ये नई गॉसियन सरफेस बन गई, अब इसकी रेडियस कितनी है अपने भी 3 टाइम्स ऑफ 15, ये हो जाएगा अपने पास 15 इंटू 3। चलिए मतलब आप कितनी हो चुकी है 70 45, अब ये कितनी हो चुकी है 45 सेंटीमीटर। अब हमें फ्लक्स की वैल्यू पूछी जाए तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास Q इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स के फॉर्मूले पे कहीं पे भी हमारे जो स्फेरिकल शेल है या कैसे भी गॉसियन सरफेस है उसके साइज का या उसका कोई भी रिलेशन का यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट नहीं है, मतलब जो भी फ्लक्स है वो कभी भी साइज और रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। चाहे हम कितनी भी बड़ी साइज कर दे, कितना भी बड़ा रेडियस बढ़ा दे इसका, इसके फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं होगा। जितना फ्लक्स इस छोटे स्पेयर से निकलेगा उतना का उतना ही फ्लक्स इस बड़े स्पेयर से भी निकलेगा, क्योंकि उसके फॉर्मूले में कहीं पे भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जहां पे ये डिपेंड कर रहा हो कि फ्लक्स रेडियस पे या फिर उसके साइज पे डिपेंड करती है। तो वो जब डिपेंड ही नहीं करती है तो हम जितना भी रेडियस बढ़ा दे हमारा फ्लक्स क्या रहेगा, सेम। तो फ्लक्स will be same because it does not depends on size and radius of the surface। तो हमारा फ्लक्स पहले फाई था तो बाद में भी कितना रहेगा फाई, तो हमारा फाई वाला ऑप्शन हो गया सही, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस placed at distance r apart is f if the distance increase to 2r। चलिए then the charge then the force will be। चलिए सबसे पहले हम उस फोर्स की वैल्यू निकालते हैं जो r डिस्टेंस पे है, उसका फोर्स कितनी, उसकी वजह से फोर्स कितना है r। 2 पॉइंट चार्जेस तो कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस ले लेते हैं हम, मान लो पहला पॉइंट चार्ज है q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज है q2 और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है r। तो इसकी वजह से जो फोर्स आया उसकी वैल्यू कितनी है f। तो फॉर्मूला लगा देते हैं कूलम्ब्स लॉ का, K Q1 पहला चार्ज क्या है Q1 और दूसरा चार्ज क्या है Q2 अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन दैट। चलिए अब उसकी डिस्टेंस हमने 2r कर दी, अब हमने इसकी डिस्टेंस क्या कर दी 2r। अब ये जो नया फोर्स बना है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो नए फोर्स को मैं लिख देता हूं F डैश से, ठीक है। तो फॉर्मूला वापस K, पहला चार्ज कितना है Q1, दूसरा चार्ज कितना है Q2, अब डिस्टेंस कितनी हो चुकी है 2r, तो 2r का होल स्क्वायर, क्योंकि ये क्या होता है डिस्टेंस का स्क्वायर। आप इसे हमेशा डिस्टेंस का स्क्वायर करके याद करिए, तो ये होता है डिस्टेंस का स्क्वायर। तो F डैश बराबर हो गया K Q1 Q2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और R का स्क्वायर। अगर मैं यहां से देखूं तो ये जो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, इसको मैं वापस क्या लिख सकता हूं F डैश हमारा किसके बराबर हो जाएगा F बाई 4 के बराबर। तो ये जो नया फोर्स आया है वो 1/4 है किसके, पुराने वाले फोर्स के। तो ये ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट। In Millikan's experiment, the charge found on a charge droplet was, एक ड्रॉपलेट पे चार्ज पाया गया था, चार्ज होता है हमारा Q, वो है हमारा माइनस का 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। देन राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट चार्ज ड्रॉपलेट। तो हमको एक रिलेशन पता है, हमको कुल मिला के n निकालना है। क्या निकालना है, तो हमको एक रिलेशन पता है Q इक्वल्स टू एन, जो हमारा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, कि जो भी बॉडी पे जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब कभी भी ऐसा नहीं पाया जाएगा कि किसी बॉडी पे आधा चार्ज है या 3/2 चार्ज है, हमेशा कैसा होगा एक इंटीजर होगा, मतलब एक फुल संख्या होगी। तो चलिए, तो Q बराबर एन हमारा रिलेशन होता है। तो चार्ज हमें दे रखा है माइनस का 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 बराबर n हमें निकालना है, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये भी कूलम और ये भी कूलम। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा माइनस का 6.4 इंटू 10 की पावर 19, ये नीचे आ जाएगा। तो माइनस चार्ज होता है हमारे पास माइनस का 1.6, तो माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम बराबर n। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 10 की पावर 19 से 10 की पावर 19 और कूलम से कूलम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.4 अपॉन में 1.6 बराबर n। यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो आ जाएगा 10/10, 16 4 होता है हमारे पास 64, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू n। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो यहाँ से n एक इंटीजर ही आया, कोई भी 1 अपॉन के फॉर्म में ऐसा कुछ भी आया नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 4.5 into 10 की पावर 4 न्यूटन कूलम्ब इनवर्स एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ इट। अब आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, E की वैल्यू दे रखी है फ्रॉम अ इनफाइनाइट लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 4.5 into 10 की पावर 4 न्यूटन कूलम्ब। फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने का एक ही तरीका है, सबसे पहले जो गिवन चीज है वो लिखनी है और आपको डिस्टेंस दे रखी R बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो गिवन चीजें है, अगर उसमें कहीं पे ऐसा है कि यूनिट ऐसा यूनिट में नहीं दे रखी, तो दूसरा काम क्या है, आपको सबको किसमें बदलना है, ऐसा यूनिट में। तो सबसे पहले आप, ये तो ऐसा यूनिट में ही है न्यूटन कूलम्ब इनवर्स, पर ये ऐसा यूनिट में नहीं है, तो आपको इसको ऐसा यूनिट में बदलना पड़ेगा। तो ये सेंटीमीटर में, तो आपको सबसे पहले इसको किसमें बदलना पड़ेगा, मीटर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/100 मीटर। चलिए, सबसे पहला काम जो गिवन था वो लिख दिया, फिर हमने अगर ऐसा यूनिट बदलने की जरूरत है तो ऐसा यूनिट को लिख दिया। अब पूछा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछी है जो होती है हमारी लैम्बडा। चलिए, ये हमें पूछा। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए ड्यू टू अ इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो वो होता है हमारे पास E बराबर 2k लैम्बडा अपॉन R। ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, K की वैल्यू हमको पता है और लैम्बडा निकालना है और R हमको गिवन है। चलिए, तो E की वैल्यू है हमारे पास 4.5 into 10 की पावर 4 बराबर 2, K की वैल्यू होती है हमारे पास 9 into 10 की पावर 9 इंटू लैम्बडा हमें निकालना है अपॉन में R कितना हो जाएगा 4/100। चलिए, तो इसको और फर्दर सोल्व करते हैं हम। तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो 4.5 into 10 की पावर 4 इक्वल्स टू 2 into 9 into 10 की पावर 9 इंटू में 100 इंटू में लैम्बडा इक्वल्स टू अपॉन में 4। तो 4 इधर चला जाएगा, तो 4.5 into 4 into 10 की पावर 4 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 to 9 into 10 की पावर 9 into 100 इक्वल्स टू में लैम्बडा। अब जब इस टाइप की इक्वेशंस आ जाए तो सबसे पहले आप 10 की पावर्स को सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले ये पॉइंट हटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। अब सब 45 into 4 into 2 into 9 10 की पावर 4, इसकी 10 की पावर 9 है और ये इसमें ऐड हो जाएगा तो 1 और ये 10 की पावर 2 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 से ये कट जाएगा, ये 9 5 45, 5 into 2 हो जाएगा हमारे पास 10 into 10 की पावर 4 अपॉन में ये हो जाएगा अपने पास 10 की पावर 10 into में 10 की पावर 2। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 ऊपर तो हो जाएगा 10 की पावर 5 और अपॉन में हो जाएगा हमारे पास 10 की पावर 10 plus 2 इट्स 12। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 की पावर 5 minus 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 10 की पावर -7। तो ये आ गई हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी और इसकी यूनिट होती है हमारे पास कूलम्ब पर मीटर। कूलम्ब पर मीटर कैसे आई, लैम्बडा बराबर हमारा क्या पास क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज की क्या होती है कूलम्ब, लेंथ की क्या होती है मीटर। चलिए, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10 की पावर -7 कूलम्ब पर मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्ज +-1 माइक्रोकूलम्ब एग्जिस्ट इनसाइड अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, राइट द वैल्यू ऑफ आउटगोइंग फ्लक्स। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपका एक गॉसियन सरफेस है और इसके अंदर क्या पड़ा है, एक डाइपोल +1 और -1 इनसाइड अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। स्फेरिकल सरफेस की रेडियस कितनी, 1 सेंटीमीटर। आउटगोइंग फ्लक्स, तो अब फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, Q इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब Q इनसाइड कितना है, जितने प्लस है उतने माइनस है, एक +1 है और एक -1 है, तो Q इनसाइड मतलब Q नेट कितना हो जाएगा हमारे पास 0, तो फाई की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी हमारे पास 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द स्टेटमेंट। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम द सरफेस। आपको एक गिवन सरफेस है और यहाँ पे चार्ज की वैल्यू दे रखी है और आपको क्या निकालना है, फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास Q इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। चलिए
फाई बराबर हो जाएगा क्यू इंक्लोज कितना है, क्यू नेट कितना है, कुल मिला के सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, सरफेस के बाहर कितना भी चार्ज हो हमें उसको लेना देना नहीं है, हमें बस इससे मतलब है सिर्फ सरफेस के अंदर चार्ज से। तो सरफेस के अंदर चार्ज कितना है हमारे पास 2 और -1, तो हम यहाँ से क्यू नेट निकाल सकते हैं, प्लस का 2 है और एक माइनस का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइक्रोकूलम। चलिए तो क्यू नेट आ गया हमारे पास 1 माइक्रोकूलम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट होता है 85 × 10⁻⁻12। इसको सॉल्व कर देना है। तो पहले जो गिवन था वो लिख दिया, माइक्रोकूलम को ऐसा यूनिट में बदलना पड़ेगा, मतलब कूलम में लिखना पड़ेगा। फाई बराबर हो जाएगा, तो जब भी हमको माइक्रोकूलम को कूलम में बदलना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻6 का। तो यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम है, तो 1 माइक्रोकूलम को जब कूलम में बदलना है तो हम लिखेंगे 1 × 10⁻⁻6 और डिवाइड में आ जाएगा अपने पास 8.85 10⁻12। चलिए हम पहले पावर को सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास 1/8.85 × 10⁻6 और ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+12, तो फाई बराबर आ जाएगा 1.8.85 × 10⁻6 और 5, ठीक है। और यहां से इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 1/8.85 तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.122 × 10⁻6 और हम यहाँ पे इसकी ऐसा यूनिट लिखा देंगे जो होती है हमारे पास पाई की ऐसा यूनिट कितनी हो जाएगी, हमने पहले ही निकाल दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। यहाँ पे हम ऐसा यूनिट निकाल चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, जो होती है हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम शेडेड रीजन इन द गिवन डायग्राम। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके अंदर सीधा एक स्फेरिकल सरफेस ही दे रखी थी और उसके अंदर चार्ज रखा हुआ था। अब यहाँ पे भी सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा है पर थोड़ा ट्रिक करके पूछा है। यहाँ पे आपको क्या किया है, एक सरफेस ये दे दी और एक सरफेस ये दे दी। अब इस सरफेस में +1 कूलम माइक्रोकूलम का चार्ज है और यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे कितना है 1 माइक्रोकूलम और यहाँ पे कितना है 2 माइक्रोकूलम, पर यहाँ पे एक सरफेस दे रखी है, यहाँ पे एक सरफेस बना रखी है, इन दोनों के मिलने से एक सरफेस बनी और इसको क्या कर दिया, शेडेड कर दिया। क्या कर दिया, शेडेड। तो आपको सिर्फ क्या पूछा, कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम शेडेड रीजन इन द गिवन डायग्राम। अब यहाँ जो शेडेड रीजन है सिर्फ उसकी मदद से कितना फ्लक्स निकल रहा है उसकी बात करेंगे। तो शेडेड रीजन तो ये रहा, उसमें चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम और -1 माइक्रोकूलम, मतलब सेम क्वेश्चन ये का यही हो गया। यहाँ पे भी चार्ज कितना था 2 माइक्रोकूलम और -1 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पे भी चार्ज क्या है सेम। हमको बाहर चार्ज कितना है उससे कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ इनक्लोज सरफेस जहां पे पूछा गया इस शेडेड रीजन से सिर्फ उससे ही लेना देना है। चलिए तो ये हो जाएगा हमारे पास नेट चार्ज वापस हमारे पास कितना आ जाएगा 1 माइक्रोकूलम और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वापस फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.122 × 10⁻6 न्यूटन और इसकी यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, two charges plus microcoulomb or minus microcoulomb are placed some distance and attract each other with a force of 9 Newton. If the two charges are touched and separated to the same distance, what will be the new force between them? चलिए एक है आपके पास 5 माइक्रोकूलम और एक है आपके पास -5। पहले अलग अलग डिस्टेंस पे है तो उसकी वजह से फोर्स दे रखा है 9 न्यूटन। चलो डिस्टेंस कितनी है, सम डिस्टेंस तो r मान लेते, तो उसकी वजह से फोर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 9। अब क्या किया, इन दोनों चार्जेस को टच करा दिया, तो ये चार्ज और ये चार्ज को क्या कर दिया, टच करा दिया और वापस क्या कर दिया, सेपरेट। अब टच कराने से क्या हुआ, इसके पास कितना है प्लस चार्ज, वो भी कितने का 5 का, और इसके पास कितना चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज तो क्या है ये सेम। अब दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो क्या है सेम। अब जब सेम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज एक साथ आएंगे तो ये प्लस और ये माइनस है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, चार्ज जो नेट चार्ज था वो कितना हो चुका था 0 और वापिस सेपरेट कर दिया, तो अभी भी क्यू नेट तो कितना रहा अपने पास 0। तो नया फोर्स F बराबर क्या होता है Q इंटू ई। अब यहाँ पे Q ही हमारा अगर 0 हो गया या फिर कूलम्ब फोर्स के अकॉर्डिंग F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे नेट चार्ज ही हमारा 0 हो गया, तो नया फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे पास 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू गिव इट पॉजिटिव चार्ज ऑफ
5 इंटू 10 की पावर माइनस 19। चलिए, चार्ज दे रखा है हमें 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव। ठीक है, तो F Q बराबर होता है Ne। यहाँ पे भी आपको किसकी वैल्यू पूछी है, N की, तो यहाँ पे Q की वैल्यू दे रखी है हमें 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इक्वल्स टू N, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। चलिए, इसको सोल्व करेंगे तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 बराबर N। तो इससे ये पूरा कट जाएगा, तो डिवाइड में बचेगा 50 अपॉन 60, तो इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 3.2। अब इससे पहले तो हमने देखा था कि एंड हमेशा क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल होगा, पर यहाँ पे n क्या आएगा 3.2, पर इस टाइप का चार्ज निकालना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका n कितना आया हमारे पास 3.2। पर अगर आपको एक एज ऑब्जेक्टिव आंसर आया तो आप अप्रोक्सीमेटली 3 को टिक करके आएंगे, बाकी इस टाइप का चार्ज निकालना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका n कितना आ रहा है, इंटीजर नहीं आ रहा है। देखिए, अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 32 डिवाइड बाय 10, तो ये अप्रोक्सीमेटली पॉइंट्स में आ रहा है और एक फिक्स नंबर नहीं आ रहा है। जैसे 3 आता तो हम मान लेते हैं कि n3 आया, एक इंटीजर है, पर ये क्या है, पॉइंट्स में आ रहा है, तो ये इंटीजर नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज ट्रिपल, व्हाट विल बी द न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, इनिशियल फोर्स दे रखा F। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज कोई भी ले लेते हैं हम, Q1 और Q2, इनिशियल में मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस रही होगी r, तो उस वजह से जो फोर्स है वो कितना था F, तो F बराबर कितना हो गया K Q1 Q2 अपॉन R। अब क्या किया, डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया, पहले R थी, अब कितनी हो चुकी है 3R, तो अब नए फोर्स की वैल्यू क्या होगी F K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है 3R, और इस 3R का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो F बराबर कितना हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 इंटू में R स्क्वायर। अब कंपेयर किया जाए तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये नया फोर्स है तो इसको F टेस्ट से लिख देंगे, तो ये पूरा क्या हो जाएगा F, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास F बाई 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन टू चार्जेस केप्ट इन एयर, हाउ विल द फोर्स बिटवीन द चार्जेस चेंजेस। चलिए, अब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जो हमने टू चार्जेस के बीच में रख दिया है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हाउ फोर्स की वैल्यू निकालनी है। चलिए, तो सबसे पहले हम F एयर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सबसे पहले चार्ज अगर F एयर में था, तो F एयर होता है हमारे पास K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चलिए, हमारे पास एक रिलेशन होता है F मीडियम और F एयर का, तो F मीडियम बराबर होता है हमारे पास F एयर अपॉन में K, जहां K क्या होता है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलिए, यहाँ पे ये K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है और यहाँ पे K ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। चलिए, अब यहाँ पे मीडियम मतलब इलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया गया, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, मीडियम की बात कर रहे हैं। तो F मीडियम बराबर कितना हो जाएगा, F एयर कितना था K Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये किससे डिवाइड हो जाएगा K से, ये K और ये K चीज अलग है, तो इसको मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में लिख लेता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे K का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, जहां K क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक। चलिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन, ये डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू हो जाएगी K इंटू में R स्क्वायर। अब देखिए, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस K के, वो क्या है आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस K के। मतलब पहले तो एप्सिलॉन नॉट पहले से था, अब K का मल्टीप्लाई हो गया, मतलब अब नीचे वाली वैल्यू क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। जब नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब फोर्स विल डिक्रीज। अगर वैल्यू दे रखी होगी तो हम इस फॉर्मूले से वैल्यू निकाल लेंगे, अगर नहीं दे रखी तो हम सीधा बोल सकते हैं कि फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि फोर्स और जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 8 × 10⁻3, कैलकुलेट द फोर्स ऑन द प्रोटॉन। चलिए, तो हमको पता है कि फोर्स बराबर क्या होता है Q × E, जहां Q होता है चार्ज और E क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स की वैल्यू निकालनी है। अब प्रोटॉन की बात हो रही है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज होता है, बस उस पर नेगेटिव होता है और इस पे पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है हमको
8 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। अब इसको सॉल्व कर लेना है बस, तो ये 10 हो जाएगा, तो 16 इंटू 8 इंटू 10 की पावर -19 और ये +3 और अपॉन में 10 है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 की पावर -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास F बराबर 16 इंटू 8 -19 +3 और -1। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 इंटू 8 टू 10 की पावर -20 +3, तो यहाँ से F की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी हमारे पास 12.81 इंटू 10 की पावर -16 न्यूटन। ये अप्रोक्स वैल्यू है हमारी 12.81 इंटू 10 की पावर -16 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। If the force between two charges in air is 18 Newton, what will the force when the same charges are placed in a medium of dielectric constant 3 with the same distance? चलिए सेम टाइप का क्वेश्चन अब वैल्यू वाइज आ गया है, तो हमको पता है कि एफ एयर बराबर कितना होता है, एफ मीडियम बराबर कितना होता है हमारे पास, एफ एयर अपॉन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो यहाँ पे इफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर, एफ एयर कितना दे रखा है हमें 18 न्यूटन गिवन है, एफ एयर कितना गिवन है हमें 18 न्यूटन और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा है 3, तो एफ मीडियम कितना हो जाएगा 18/3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 न्यूटन। चलिए 17 व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल, तो किसी भी मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है हमारे पास इनफाइनाइट। क्यों होता है, हमारे पास एक रिलेशन होता है ई आर का, यानी इलेक्ट्रिक रिलेटिविटी की बात करें अगर हम, तो वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर क्या होता है हमारे पास 0, क्या होता है 0, क्योंकि उसके सारे चार्जेस क्या होते हैं सरफेस पे ही होते हैं। तो इंटरनल अगर 0 है तो ई आर बराबर कितना हो जाएगा नॉट बाय 0, तो ई आर की वैल्यू आ जाती है हमारे पास इनफाइनाइट। तो ये किसकी वैल्यू है हमारे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक बराबर कितना होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज यूज्ड टू, तो जब हमको नेट फोर्स निकालना होता है तो हम कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं सुपरपोजिशन का, मतलब सारे फोर्सेस का क्या करते थे सम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, कंडक्टर के इनसाइड में अभी जस्ट हमने देखा इस क्वेश्चन में इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है हमारे पास 0। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट एंड द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज 1.6 न्यूटन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा है कि दो इक्वल चार्जेस हम एक की वैल्यू अगर Q1 ले ले और एक की Q2 ले ले, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Q1 बराबर क्या है Q2 और इन दोनों को हम कंबाइन करके क्या लिख देते हैं Q। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर, ठीक है। एंड द रिपल्सिव फोर्स, इन दोनों के बीच में आप सेम चार्ज है तो ऑब्वियस बात है क्या करेंगे रिपेल, चाहे वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे रिपल्स। तो रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, F रिपल्सिव दे रखा है 1.6 न्यूटन। अब सारी यूनिट्स किसमें है एसआई में ही है, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। सो हम कूलम्ब फोर्स लगा लेते हैं, F बराबर होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो F बराबर कितना हो जाएगा, K की वैल्यू होती है 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 और Q2 सेम है तो Q इंटू Q हो जाएगा हमारे पास Q स्क्वायर। R स्क्वायर की बात करूं तो R कितना है हमारे पास 3, यहाँ क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और फोर्स कितना दे रखा है 1.6, तो 1.6 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9 इधर आ जाएगा इक्वल्स टू में 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में Q स्क्वायर। चलिए इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं, तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1.6 ये पूरा डिवाइड में आ जाएगा तो 10 की पावर 9, यहाँ पे चल ही रहा है 1.6 और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है Q स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से हटा देंगे तो ये आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 10 की पावर 10 इक्वल्स टू में Q स्क्वायर। जब Q की वैल्यू निकालनी होगी तो Q बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 16/10 की पावर 10, तो Q बराबर हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 16 का रूट होता है हमारे पास 4 और यहाँ पे 10 की पावर 10 है, और जब रूट है मतलब रूट
का मतलब होता है पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 10 पावर में 1/2, इस 10 से ये 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 5, तो क्यू बराबर आ जाएगा हमारे पास +-4 अपॉन 10 की पावर 5। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं +-4 इंटू 10 की पावर -5 कूलम। +-4 इसलिए लिखा है क्यों, यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स की बात पूछी गई, तो हमें नहीं पता है कि वो दोनों पॉजिटिव ही होंगे या नेगेटिव ही होंगे। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी वो रिपेल करेंगे और दोनों नेगेटिव होंगे तो भी वो रिपेल ही करेंगे, पॉजिटिव भी रिपेल करेंगे और नेगेटिव भी रिपेल करेंगे। तो हमने यहाँ पे लगभग हाफ मार्क्स 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस इन टॉप 20 क्वेश्चंस में देख लिए, जो आपके बोर्ड्स में लगभग इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपके जो एक एक वाले सेक्शन से, एक एक मार्क्स वाले सेक्शन से, वो आपके करेक्ट होने की संभावना अगर ये कर लेते हैं तो पूरी 100% हो जाएगी कि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ जाएंगे। अब बात रही जो बड़े टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके पीडीएफ में हमने क्वेश्चंस लिख लिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है और आप वहां जाके ये सब देख सकते हैं। टेलीग्राम पे ये पूरी पीडीएफ भी आपकी अपलोड हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो नेक्स्ट पार्ट में हम बहुत सारे चैप्टर्स के सेम इसी टॉप 20 क्वेश्चंस करके एक सीरीज लाएंगे, जिसके अंदर हर चैप्टर के स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चंस है 1 मार्क्स के और हाफ मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, उनको सोल्व करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू।